बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। My name is Muhammad Ijaz and in today's lecture I will teach you mathematics of grade 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। और आपकी जो बुक है मैथमेटिक्स की साइंस ग्रुप पीटीबी सिलेबस, इसका पेज नंबर 2। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as, अगर आप इन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं और उसके बाद उसको इनक्लोज कर देते हैं एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें हम यूज़ करेंगे, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो चलिए इस डेफिनेशन को हम ज़रा वाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, लेट्स से आपके पास कोई से भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड कर देते हैं तो इसको हम एक मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। इसका कोई भी अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर लीजिए और ये इसका नाम आप रख लें। लेट्स से इट इज़ ए। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2, 3। ये भी एक मैट्रिक्स है। लेट्स से वी हैव अनदर मैट्रिक्स सी। इसमें मैं ये वाले 2 एलिमेंट्स इंक्लूड कर देता हूँ, ये भी एक मैट्रिक्स है, राइट। लेट्स से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास डी, ठीक है। इसमें मैं कोई एक सिंगल मैट्रिक्स इंक्लूड कर देता हूँ, राइट जी। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट मैट्रिसेस की एग्जांपल्स आपको दी हैं। तो इसमें जब जो आपका ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं इसमें। जो आपका ए मैट्रिक्स है इसमें आपको जो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट नज़र आ रही है, ये वाली, ये आपकी रो नंबर 1 है, ये आपकी रो नंबर 2 है। इस तरह से आपकी जो टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम ये जो मूवमेंट्स हैं ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। तो इसके साथ ही हम जहां हम रोज़ और कॉलम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास मैट्रिक्स के नीचे जो आपको चीज़ आपने जो अंडरस्टैंड करनी है टॉपिक, वो है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर कवर अप कर रहे हैं। जो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट होगी आपकी, वो रोज़ को इंडिकेट करेगी और जो टॉप टू बॉटम मूवमेंट होगी आपकी, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया जी आपको। इसके बाद हम इन मैट्रिसेस के बी रोज़ और कॉलम्स को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप बी को देखें तो इसमें आपको 2 रोज़, रो 1, रो 2 और एक कॉलम इसमें आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, वो भी इसके साथ ही आपको जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसमें 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं,
इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है, राइट जी। अब स्टूडेंट्स हम इसके साथ ही ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो भी इसके साथ ही एसोसिएटेड है, और हमारे जो हैं ये वो पेज नंबर 3 पर है। इसमें आपको ये टॉपिक के 2 डेफिनेशंस कवर अप हो जाएंगी आपकी, एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इट मीन्स दैट कि जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स कैपिटल M हैज़ स्मॉल m rows and n columns, then capital M is said to be of order m by n. That means कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका नाम m है, अभी हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट से दैट इज m, और इसके पास जो है वो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब आपने इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है? ये हमारा एक मैट्रिक्स है और हमें जो टास्क दिया गया है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि हमने इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑर्डर आप सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ m। इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज m बाय n। ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ये जो स्मॉल m है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो स्मॉल n है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को आपने समझना है। जो स्मॉल m है ये इंडिकेट कर रहा है रोज को, और जो स्मॉल n है ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम्स को। अब ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो आपने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है m बाय n। स्मॉल m इंडिकेट करता है रोज को, रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, और स्मॉल n इंडिकेट करता है कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। वट एवर द मैट्रिक्स गिवन टू यू, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है वो कैपिटल A है, B है, C है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स या एंट्रीज इन्वॉल्व की हुई हैं उसने। अब कैपिटल M के अंदर जो एंट्रीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पर 2, 3, 1, 4 ये इसकी एंट्रीज हैं, इसके मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं। तो आपने ये देखना है कि ये कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स पर डिपेंड कर रहा है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स कैरी कर रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर? 2 रोज़ स्मॉल m की जगह पर 2 बाय, और n इंडिकेट्स कॉलम्स। हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव 2 कॉलम्स, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ m होगा, राइट। यानी कि ये इसका आंसर होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का ये तरीकाकार होगा इसका, राइट स्टूडेंट्स। चलिए हम इन्हीं मैट्रिसेस में से मज़ीद ऑर्डर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे B का, तो चलिए मूव करते हैं अब इस तरफ। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सेम लाइक दैट कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे m
बाय n। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल m किसको इंडिकेट करता है, रोज़ को, और n किसको इंडिकेट करता है, कॉलम्स को। तो चलिए अब हम बी में से देखते हैं कि कितनी रोज़ हैं हमारे पास, 2 रोज़, और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, ओनली 1। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 रोज़ 1 कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ बी होगा, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया है उसका इजीली ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सी की बात करें तो इसमें कितने रोज़ हैं, इट हैज़ ओनली 1 रो। एंड हाउ मेनी कॉलम्स इट हैज़ 2 कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स। तो इसको भी आप इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सी दैट इज़ m/n। So it is the formula of finding order. How many rows we have in C? 1 row. And how many columns we have in C? 2 columns. So in this way you can find out the order of any given matrix. तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करें इनकी अच्छे तरीके से। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस भी फॉलो करेंगे आगे एक्सरसाइज में, वो भी आपकी जो है वो प्रैक्टिस के लिए होंगे, उनको आप अच्छे तरीके से करें, ये इसको करने का तरीकाकार होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। इसमें इसी पेज के नीचे आपके पास पेज नंबर 3 इक्वल मैट्रिसेस एक टर्म यूज़ किया उन्होंने। तो इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम रीड आउट करते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ। तो इक्वल मैट्रिसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस वो होंगे जो 2 कंडीशंस फुलफिल करेंगे। ये दोनों कंडीशंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। पहली कंडीशन ये है आपकी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। लेट्स से वी हैव 2 मैट्रिसेस, तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है, क्योंकि ऑर्डर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। पहली कंडीशन आपकी ये फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या इसमें दी है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी एज इट इज़ होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इवन कि उनकी जो प्लेसेस हैं वो भी सेम होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अभी इसको आपने समझने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से समझना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का उसने जिक्र किया है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इससे क्या मुराद है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। Their corresponding entries should be
इक्वल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ देखनी है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। चलें यहीं पर हम बात कर लेते हैं। लेट से वी आर टॉकिंग अबाउट बी एंड सी। तो अब सबसे पहले तो देखें कि बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, इट इज़ 2 by 1, और जो सी का ऑर्डर है वो है 1 by 2। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसका जो ऑर्डर है 2 by 1, सी का ऑर्डर है 1 by 2। तो ये तो पहली कंडीशन ही इनकी फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब पहली कंडीशन पर ही ये डिनाई कर रहे हैं कि दे आर नॉट इक्वल। तो बी और सी आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। सबसे पहले आपने पहली कंडीशन को देखना है, अगर ये कंप्लीट हो रही है देन यू विल मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन, फिर आप सेकंड कंडीशन देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट से वी हैव 2 मैट्रिसेस। लेट फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 5, और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 + 1 5। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और हमने ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो चलिए हम इनकी कंडीशंस पर इनको चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन पर सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, ए का ऑर्डर क्या है। आपके ख्याल से इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रोज हैं इसके अंदर? 2 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए? 2 कॉलम्स। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि इसका जो ऑर्डर है वो होगा, ऑर्डर ऑफ ए वो होगा 2 by 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बी का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2 रोज 2 कॉलम्स। इट मीन्स दैट कि इसका ऑर्डर भी यही होगा 2 by 2। अब इन दोनों के ऑर्डर्स तो सेम है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो पहली कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस को चेक करने वाली, वो हमारी फुलफिल यहाँ पर हो रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन पर। अब सेकंड कंडीशन में देखें, उसने लिखा है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखें इस रो 1 में कौन सी 2 एंट्रीज, कौन से 2 मेंबर्स प्रेजेंट है, 1 and 2, और रो 2 पे कौन है 3 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसी सीक्वेंस में ये मेंबर्स वहाँ मौजूद हैं या बन सकते हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। यहाँ पर देखें रो 1 में जो बी मैट्रिक्स की रो 1 है, यहाँ पर जो 2 मेंबर्स पड़े हैं वो 1 and 2, दे आर सेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रो 1 में 1 2, यहाँ पर भी रो 1 में 1 2, तो इनकी जो रो 1 है वो तो आपस में सेम है। चलिए अब देखते हैं कि रो 2 भी सेम है। अगर तो रो 2 भी सेम है या सेम बन सकती है, उनका आंसर सेम आ सकता है, तो हम ये बिल्कुल समझ लेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी बिल्कुल इक्वल हैं। लिहाजा हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, हम एक रिज़ल्ट जो है वो इसका कंक्लूड करेंगे कि दे आर इक्वल मैट्रिसेस। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 and 5 ये 2 मेंबर्स हैं रो 2 में, और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ उसने यूज़ किया 2 + 1। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को उसने इस तरह का शेप दी है। अगर हम देखें कि 2 + 1 का आंसर क्या होता है तो ये 3 है। इट मीन्स दैट कि ये 3 है और ये 5 है, तो ये तो बिल्कुल सेम हो गए इससे। तो R2 में भी जो 2 एंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद हैं वो 3 5 हैं,
यहाँ पर भी 3 5 है, तो हम कह सकते हैं इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम है। लिहाजा हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे जो कि इसका कंक्लूजन होगा, इसका रिज़ल्ट होगा कि ये दो मैट्रिसेस ए और बी आपस में इक्वल हैं, दे आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। तो इस तरीके से हम किसी भी कोई से भी दो गिवन मैट्रिसेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस पर भी आपने जो है ना वो वर्किंग करनी है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में फॉल करते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं रीकैप करना चाह रहा हूँ, साथ में रोज़ और कॉलम्स का मैंने आपको उसमें बताया, साथ में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने फाइनली डिस्कस किया इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। राइट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस एक्सरसाइज का, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सबसे पहले उसने दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, राइट। और मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। आप एज इट इज़ जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सॉल्यूशन में आपने 1 टाइम उसको एज इट इज़ लिखना होता है। तो दैट इज़ 2 3 -5 6, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, m/n, रोज बाय कॉलम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज m/n। अब स्मॉल m इंडिकेट करता है रोज को, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, और n इंडिकेट करता है कॉलम्स को, तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा आंसर कंसिडर होगा। ये था हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का आंसर। सेम लाइक दैट आप बाकी मैट्रिसेस के इजीली जो ऑर्डर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एज पार्ट की, तो एज पार्ट में चलिए हम एक और फाइंड आउट कर लेते हैं ऑर्डर। सॉल्यूशन लिखेंगे और मैट्रिक्स जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा एज इट इज़ आपने सॉल्यूशन के सामने उसको 1 टाइम लिखना है। 2 3 4 1 0 6, ये आपका मैट्रिक्स है और हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे इसके नीचे हम, ऑर्डर ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होगा इसमें, m/n, राइट। अब m, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी रोज वी हैव इन a, 2 rows, and how many columns we have in a, 3 columns. So the answer is going to be 2/3, that's it. So this is the simple working we have to do in these questions. ऑर्डर जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, m/n उसका फॉर्मूला है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा इन योर बुक,
और उसके बाद हमने उसके जो कॉन्सेप्ट स्केच किए थे, बेसिकली स्मॉल m इंडिकेट करता है रोज़ को और स्मॉल n इंडिकेट करता है कॉलम्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका आंसर प्रेजेंट किया। तो बाकी के पार्ट्स आप इजीली स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसा कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में हमने अंडरस्टैंड की इस बात को कि इक्वल मैट्रिसेस को जब भी आप लोगों ने चेक करना है तो दो कंडीशंस पर आपने उनको चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उस चीज़ को रिकैप कर लेते हैं हम लोग। दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये थी उसकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने दिया हुआ है कैपिटल ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जस्ट 3 है। कैपिटल ए में जस्ट 3 एक मेंबर उसने इंक्लूड किया हुआ। और उसके बाद उसने बी में 3 5 और सी मैट्रिक्स में 5 -2 इस तरीके से उसने किया हुआ। डी में 5 3 ई मैट्रिक्स में 4 0 6 2 सेम लाइक दैट एफ में 2 6 कैपिटल जी 3 -1 and 3 + 3 H 4 0 6 2 आई मैट्रिक्स में 3 and 3 + 2 और जो लास्ट है जे, उसमें उसने इस सेंस में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इन मैट्रिसेस को अगर गौर से देखें तो आपने दोनों कंडीशंस को इनके ऊपर फुलफ़िल करना है। जो मैट्रिसेस दोनों कंडीशंस को कैच करते जाएंगे वो आपस में इक्वल तस्वुर किए जाएंगे। तो ये इसका फार्मूला होगा आइडेंटिफाई करने का या चेक करने का कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए पर और मैट्रिक्स सी पर तो आपको दोनों कंडीशंस इन दोनों के ऊपर कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि 5 - 2 का आंसर क्या होगा 3। इट मीन्स दैट कि उसकी जो शेप है आफ्टर कैचिंग आंसर वो सेम हो जाएगी मैट्रिक्स ए के साथ, क्योंकि ए में आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है विच इज़ 3 और 5 - 2 का आंसर भी क्या निकलेगा 3। सो इट मीन्स दैट ए इज़ सिमिलर टू सी। In other words, you can say that A is equals to C। तो ये आपस में इक्वल तस्वुर होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं B मैट्रिक्स की कि B जो है वो किसके साथ इक्वल तस्वुर होगा, इक्वल माना जाएगा। अगर हम B, इसमें स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर जाते हैं।
वो बी को डी से इक्वल मानते हैं कि जो बी है वो डी के इक्वल मैट्रिक्स है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इसकी पहली कंडीशन तो कंप्लीट है, 1 रो एंड 2 कॉलम, इसमें भी 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर आप इसके एलिमेंट्स देखें तो इसका पहला एलिमेंट है 3 और दूसरा क्या है 5। रो 1 का पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा 5 है। अगर आप डी के जो एलिमेंट्स हैं उन पर गौर करें तो पहला एलिमेंट रो 1 का 5 है और दूसरा एलिमेंट 3 है, तो इनकी प्लेसेस आपस में मैच नहीं कर रही हैं। इनकी प्लेसेस अगर आपस में मैच नहीं कर रही, इट मीन्स इनकी जो शेप्स हैं वो भी आपस में सिमिलर नहीं हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सेम होना या सिमिलर होना उनकी प्लेसेस का सिमिलर होना से मुमासलत रखता है, सिमिलैरिटी रखता है, यानी कि ये दोनों बातें एक जैसी होनी चाहिए। कि अगर यहाँ पर 3 है तो इस फर्स्ट प्लेस का मतलब है कि इसकी फर्स्ट प्लेस पर भी 3 अगर होता, देन हम इनको आपस में इक्वल कंसिडर करेंगे। चूँकि ऐसा इस वक्त नहीं है, तो इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि बी जो है वो डी के इक्वल है। लिहाजा हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि बी के इक्वल कोई और मैट्रिक्स यहाँ मौजूद है, तो बिल्कुल यहाँ मौजूद है, दैट इज़ आई। अगर आप गौर करें कि ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किससे मैच कर रहा है 3 से, इसका भी फर्स्ट 3 है, और अगर आप इसका सेकंड देखें एलिमेंट विच इज़ 5, तो इसका भी 5 आंसर आ रहा है, 3 + 2 = 5। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके जब आंसर्स आपने प्रोड्यूस करने हैं सॉल्यूशन, आपने इस तरीके से इसको लिखना है कि A इज़ इक्वल्स टू C, ये आपस में इक्वल है, B इक्वल्स टू I, ये आपस में दोनों इक्वल हैं। अब हम फर्दर बात करते हैं, अगर हम D की बात करें 5, 3, तो D से कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर D का कोई भी सेकंड मैट्रिक्स मौजूद नहीं है तो हम इसको लीव कर देंगे कि D का कोई भी दूसरा मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, लिहाजा D जो है वो किसी से भी इक्वल नहीं है। अब हम E की बात करते हैं। अगर हम E मैट्रिक्स में देखें तो 4 0 6 2, अगर आप H को देखें तो 4 0 6 2, और सेम लाइक दैट अगर आप J को देखें 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 2। तो इनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी E और H के साथ मैच कर रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू J, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल तस्वर होंगे, इक्वल माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं F की। F मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम है और इसकी दोनों एंट्रीज को देखा जाए तो एक 2 है और एक 6 है। कॉलम 1 की 2 एंट्रीज 2 और 6, अब ये मैच कर रहा है G से, 3 - 1 = 2 एंड 3 + 3 = 6, तो F किसके इक्वल होगा, G मैट्रिक्स के इक्वल तस्वर होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से आपने इनके आंसर्स को प्रोड्यूस करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसको अब हम करेंगे। इसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन को आपने इन वर्ड्स को ज़रा थोड़ा समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझकर आपने उसका सलूशन प्रेजेंट करना होता है, तो ये एक बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट करें, आप मैथ्स पढ़ें या फिज़िक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें, कोई भी आप सब्जेक्ट करें, जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसका आंसर देना आपके लिए ईजी हो जाता है, और इफ़ेक्टिव आंसर भी उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं सेटिस्फाई, दैट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है
वो इसके इक्वल है और ये सेटिस्फाइड इक्वेशन है एक, राइट। अगर ये सेटिस्फाइड इक्वेशन है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर इक्वलिटी मौजूद है। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, वो बुक वाले ने हमें जो है ये चीज़ बता दी है। क्वेश्चन मेकर ने हमें ये कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ equal matrices, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इक्वल हैं, इक्वल तस्वुर होंगे, और इनका ऑर्डर भी आपस में सेम है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की हेल्प से 4 इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस से फिर आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे और इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे A, B, C एंड D, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम किस तरीके से अब करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी आपकी A + C = 0 होगी, राइट। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी A + 2B = -7। थर्ड इक्वेशन आपकी होगी C - 1 = 3। और फोर्थ इक्वेशन आपकी होगी 4D - 6 = 2D। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपने एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्ड किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। A + C को आपने 0 की तरफ राउट किया है, सेम लाइक दैट A + 2B को आपने -7 के साथ किया है, C - 1 को आपने 3 के साथ इक्वेट किया है और 4D - 6 को आपने 2D के साथ इक्वेट किया। तो आपने 4 इक्वेशंस इसकी बना दी हैं। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें अगर आप, तो इन 4 इक्वेशंस में जो सबसे आसान इक्वेशन आपको लग रही है, जो आपको जो अल्फ़ाबेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं उसमें जो इजीली अल्फ़ाबेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो है इक्वेशन नंबर 3, C - 1 = 3। -1 यहाँ से मूव करके जब राइट साइड पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा और C की वैल्यू आपको 3 + 1 4 मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन से C को कैच करते हैं और जब हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हम बाकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले रेफरेंस लेना है इक्वेशंस का। From third equation, which is C - 1 = 3। यहाँ से हम इजीली कैच कर लेंगे C की वैल्यू, C = 3 + 1 दैट इज़ 4। तो फर्स्ट आपको आंसर मिल गया C की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 4। अब हम C की हेल्प से आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हम C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दें तो हमारे पास A की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे by putting C = 4 in equation number 1. So what we can get after this, A plus C is 4 = 0. So we can easily catch the value of A, that is going to be -4.
राइट स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सी भी मौजूद है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, तो इनकी हेल्प से हम फर्दर किस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करते हैं तो इजीली हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे, ए की वैल्यू को यूज़ करते हैं। आप सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे आप, बाय पुटिंग a equals to -4 in equation 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब a की वैल्यू -4 यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप इजीली b की वैल्यू कैच कर सकते हैं। -4 जब मूव करके राइट साइड पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा -3 आंसर। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका, इसको आप डेसिमल्स में ले जाएंगे आंसर को, दैट इज़ -1.5। तो ये b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास फोर्थ अल्फ़ाबेट रह गया है, दैट इज़ डी। अब हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और अगर आप गौर करें इक्वेशन नंबर 4 पर, तो इसमें डी के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट आपको नज़र नहीं आ रहा। आई मीन टू से इज़ ए बी सी में से कोई भी इक्वेशन नंबर 4 में प्रेजेंट नहीं है। तो आपने इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज़ कंडीशन के अंदर सॉल्व करना है। राइट, तो अब देखते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 दैट इज व्हाट 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। अब यहाँ से आपने सेम अल्फ़ाबेट्स या सेम वेरिएबल्स जो होते हैं उनको एक साइड पर शिफ्ट करना होता है, ये रूल होता है यहाँ पर। तो 2d मूव करके जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -6 को आप मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ तो ये +6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर इन दोनों की टर्म सेम है, इट इज़ 4d, इट इज़ 2d। तो 4 में से 2 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 6। तो वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लगा था, 2b इक्वल्स टू -3, 2 जब राइट साइड पे गया था तो डिवाइड हुआ है, ये भी इस तरह से यहाँ पर आके डिवाइड होगा। तो 2 जब यहाँ से शिफ्ट होकर राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, और d का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा 3। तो ये है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का मुकम्मल तरीकाकार। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व किया, फाइंड किया वैल्यू को c को, फिर हमने इसकी हेल्प से स्मॉल a फाइंड आउट की वैल्यू, और इसकी हेल्प से फिर हमने b को फाइंड आउट किया, और इक्वेशन नंबर 4 से हमने d की वैल्यू को कैच किया। तो ये है तरीकाकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जी स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। खूब दिल लगाकर मेहनत करें, दुआ में याद रखिएगा।